दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग की नीति में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य शामिल नहीं थे? ऑप्शन है द्विराष्ट्र सिद्धांत, पृथक पाकिस्तान की मांग, भारत का सांप्रदायिक विभाजन या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों आप जान लीजिए कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक नए राजनीतिक संगठन को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। और इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को खंडित करने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। और तीसरा, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। तो ये जो 3 विचार दिए गए हैं ऑप्शन में, द्विराष्ट्र सिद्धांत, पृथक पाकिस्तान की मांग और भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये मुस्लिम लीग की नीति में शामिल नहीं थे। ये तीनों ही नहीं, मतलब ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं? देखिए, निर्धनता, निरक्षरता, मजदूर संघ, भ्रष्टाचार, क्षेत्रीय राजनीतिक दल और आतंकवाद। तो आप अगर मोटे तौर पर विश्लेषण करेंगे तो यहाँ पर निर्धनता, निरक्षरता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद ये भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्याएं हैं। तो याद रखिएगा, निर्धनता, निरक्षरता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्याएं हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इटली में फांसीवाद के उदय का क्या परिणाम था? ऑप्शन है पुनर्जागरण का, प्रथम विश्व युद्ध का, नेपोलियन के युद्ध का और औद्योगिक क्रांति का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों इटली में फांसीवाद के उदय का परिणाम प्रथम विश्व युद्ध था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इटली में फांसीवाद की विजय न तो चुनाव में जीत का परिणाम थी, न ही जन विद्रोह का। और इटली का शासन फासिस्टों को इसलिए सौंप दिया गया क्योंकि वहाँ का शासक वर्ग जनतंत्र और समाजवाद को अपनी सत्ता के लिए खतरा समझने लगा था। अगला प्रश्न है, नाजीवाद का जनक कौन था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों नाजीवाद के साथ सीधे तौर पर हिटलर का नाम जुड़ा हुआ है और 1920 में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना की थी। हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का संस्थापक था और 1933 में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना और उसने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, अभिजात वर्ग, जंगखोर, जनतंत्रवादी या अराजकतावादी। तो सही उत्तर है अभिजात वर्ग। फांसीवाद संकट में फंसे पूंजीवादी वर्ग की विचारधारा है, इसलिए फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप अभिजात वर्ग द्वारा यानी एलीट क्लास द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में है। और फांसीवाद का अर्थ उन तानाशाहीपूर्ण शासनों से समझा जाता है जो मुसोलिनी के नेतृत्व में 1922 में इटली में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, फांसीवाद विश्वास करता है किसमें? दल राज्य से श्रेष्ठ है, राज्य दल से श्रेष्ठ है, राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं और राज्य और दल एक ही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य दल से श्रेष्ठ है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि फांसीवाद एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा है जो मानव जीवन के प्रत्येक आयाम पर नियंत्रण का दावा करता है और ये नियंत्रण राज्य का होता है। तो जो फांसीवाद है दोस्तों, ये दल की तुलना में राज्य को प्राथमिकता देता है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान प्रश्न। भारतीय संविधान की निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी?
तो इसमें हमारे साथियों को डेट भी याद होगा, ये है 9 दिसंबर 1946। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी और इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? 1789 की फ्रांस की क्रांति, 1857 की भारतीय क्रांति, 1776 की अमेरिकन क्रांति और 1688 की इंग्लैंड क्रांति। तो सही उत्तर 1857 की भारतीय क्रांति। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1857 की भारतीय क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है। ये सिद्धांत मूलतः मध्यकाल में अपनी चरम सीमा पर था। अन्य क्रांतियों ने राज्य के शासन स्वरूप में आमूल परिवर्तन करके दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का पतन या ह्रास किया था। अगला प्रश्न है, निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। देखिए ऑप्शन है आपके शक्ति सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सामाजिक समझौता सिद्धांत। और आप जानते हैं दोस्तों सामाजिक समझौता सिद्धांत ये मानता है कि राज्य न तो दैवी उत्पत्ति का परिणाम है न ही जो है ये कुल मिलाकर दैवीय उत्पत्ति का परिणाम नहीं है और व्यक्तियों ने इसका निर्माण सबके हित के साधन के उद्देश्य से किया है। तो दोस्तों राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है, ये सामाजिक समझौता सिद्धांत की मान्यता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है किसके द्वारा? देखिए सभी उदारवादियों द्वारा, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, केवल जॉन लॉक के द्वारा या केवल जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा। और आप जान लीजिए नेचुरल राइट्स या प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन केवल कुछ उदारवादियों ने किया। कुछ उदारवादी जैसे कि जेरेमी बेंथम आदि ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी सिद्धांत यानी आंगिक सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन देखिए प्लेटो, हाब्स, मैकियावेली और मार्क्स। तो सही उत्तर ऑप्शन ए प्लेटो है। दोस्तों राज्य के सावयवी या आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन प्लेटो ने किया था। सावयव सिद्धांत से तात्पर्य ऐसे सिद्धांत से है जो राज्य को विभिन्न अंगों से युक्त एक ऐसी संरचना मानता है जैसे कि मानव शरीर विभिन्न अंगों से निर्मित एक संस्था है। अगला प्रश्न है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर है टॉमस हेयर ने। दोस्तों हेयर को जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक कहा जाता है और ये प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की पद्धतियों में सबसे अच्छी है। और 1851 में इंग्लैंड के टॉमस हेयर ने एक योजना प्रस्तुत की जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्त्री मताधिकार का प्रबल समर्थक था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिजविक। दोस्तों स्त्री मताधिकार के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समर्थक कुछ विचारकों में जॉन स्टुअर्ट मिल, सिजविक लावेले, जेरेमी बेंथम, थॉमस हेयर आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनका पहला तर्क ये था कि लिंग भेद से मताधिकार का कोई संबंध नहीं। यदि किसी व्यक्ति में मताधिकार प्राप्त करने की सभी योग्यताएं हैं तो मताधिकार से उसे केवल इसलिए वंचित करना कि वह स्त्री है पूर्ण रूप से गलत, अविवेकी और तर्कहीन है। और दूसरा तर्क ये था कि मताधिकार आत्मरक्षार्थ स्त्रियों हुई तो उतना ही आवश्यक है जितना कि पुरुषों के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से मार्क्स के अनुसार इतिहास किसकी उपज है? तो सही उत्तर है भौतिक शक्तियों की।
ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मार्क्स के विचार से इतिहास भौतिक शक्तियों की उपज है और मार्क्स के अनुसार आदिम काल से ही समाज में दो मुख्य वर्ग रहे हैं, शोषक और शोषित, और शुरू से ही इनके बीच जो है युद्ध होता चला आया है, जिसका केंद्र बिंदु भौतिक शक्तियां बनी हैं और इन्हीं भौतिक शक्तियों के टकराव से इतिहास की उत्पत्ति और विकास हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो ने एकेडमी ऑफ डिजाइन द्वारा 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किस विषय पर पुरस्कार पाया था? तो ये किस विषय पर या किस टॉपिक पर निबंध लिखा था? तो उत्तर है, रूसो ने जो निबंध लिखा था वो उसका विषय था, क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचरण को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। रूसो ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर न केवल पुरस्कार प्राप्त किया बल्कि इससे साहित्य के संसार में उसकी ख्याति भी दूर दूर तक फैल गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। तो ये कथन उपयोगितावादी विचारक बेंथम का है। बेंथम का ये कहना है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है और ये सुख वृद्धि के लिए जरूरी है, इसलिए व्यक्ति उन सुखों में वृद्धि करना चाहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कथन किसका है कि राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित करती है? तो ये कथन किसका है बताइए? जेम्स मिल, लास्की, जे.एस. मिल या फ्रीमैन? तो सही उत्तर है जे.एस. मिल का, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। कथन है कि रूसो के मतानुसार एक चिंतनशील मनुष्य दुराचारी पशु है, बिल्कुल सही है। कारण है कि समान भावनाएं जीवन को अर्थ देती हैं, बिल्कुल सही। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि रूसो कहता है कि एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है क्योंकि मनुष्य की एक समान भावनाएं जीवन को मूल्य प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा है कि अपने प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है? तो उत्तर है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक कौटिल्य का कथन है। दोस्तों, कौटिल्य ने राजा के कर्तव्य पालन पर वार्ता करते हुए कहा है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है और राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, ये कथन किसका है? देखिए, अधिकतम हित के उपयोगितावादी दर्शन से, जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से, बेंथम के सुखवाद से या अधिकतम लोगों की गणतंत्रवादी संख्या से? तो सही उत्तर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, ये जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से संबंधित है। दोस्तों, जे.एस. मिल ने उपयोगितावाद को ध्यान में रखते हुए कहा है कि एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है और बेंथम के उपयोगितावाद को व्यवहारिक बनाने के लिए मिल ने उसमें नैतिकता का पुट देकर बहुत बड़ा योगदान दिया है और उन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद में बहुत कुछ परिवर्तन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाब्स से नहीं जोड़ा जा सकता है? देखिए, व्यक्ति प्रकृति से स्वार्थी होता है और अन्यथा हो ही नहीं सकता, ये तो सही है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में शिक्षा व्यक्ति को समाज के लिए उपयुक्त बनाती है, तो बिल्कुल गलत है। व्यक्ति स्वयं के लिए वो सभी खुशी ला सकते हैं जो वो चाहते हैं, सही है। संपूर्ण राजभक्ति सहमति पर ही निहित है, तो सही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन हाब्स से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी हाब्स से संबंधित नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में शिक्षा व्यक्ति को समाज के लिए उपयुक्त बनाती है, ये कथन हाब्स के संबंध में सही नहीं है। हाब्स की प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है और प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ये कथन किसका है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है? तो ये हैं
रैमजेम्योर। दोस्तों, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है, और ये कथन रैमजेम्योर का है और उनकी पुस्तक है हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है कांग्रेस। जैसे अपने यहाँ संसद है, तो वैसे कांग्रेस को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है। अमेरिका में कांग्रेस का निर्माण प्रतिनिधि सदन और सीनेट दोनों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 की एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिमंडल के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिमंडल जो राज्याध्यक्ष के समक्ष निर्बल है, यह कथन किस देश की मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता को इंगित करता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी फ्रांस हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रांस में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन का मिश्रण अपनाया गया है, और वर्तमान में मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन वे संसद की कार्रवाइयों में भाग लेते हैं। उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं है, और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रीय सभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकती है। और दूसरी ओर फ्रांसीसी राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान नहीं है, वो महान शक्तियों से युक्त कार्यपालिका का प्रधान है, जो प्रधानमंत्री के परामर्श से नहीं अपितु स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्यों का संपादन करता है। तो ये व्यवस्था जहाँ पर एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिमंडल के समक्ष निर्बल है और एक मंत्रिमंडल जो राज्याध्यक्ष के समक्ष निर्बल है, फ्रांस की शासन व्यवस्था की विशेषता की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। ये कथन किसका है? तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? राजनीतिक निबंध, राजनीतिक व्याख्यान, संवाद या संवाद विश्लेषण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संवाद। दोस्तों, गांधी जी के द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में संवाद के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, और इसकी जो रचना है हिंद स्वराज की, गांधी जी ने 1909 में गुजराती भाषा में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय पानी के जहाज में किया है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किसका समर्थन या पक्ष पोषण करता है? मैजनी के इटली का, डिजरायली के इंग्लैंड का, लिंकन के यूएसए या बिस्मार्क के जर्मनी का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की रचना है, ये बिस्मार्क के जर्मनी का समर्थन करता है। और आप जान लीजिए, गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में गुजराती भाषा, मूल भाषा गुजराती में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप क्या है? सावयवी, आर्थिक, कानूनी या राजनीतिक? तो सही उत्तर है, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप सावयवी है, यानी राज्य का स्वरूप मनुष्यों का बृहद स्वरूप के समान होता है। मनु ने 7 सावयवी अंगों को वर्णित किया है राज्य के सप्तांग सिद्धांत के रूप में। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लॉक ने किसका समर्थन किया है? तो सही उत्तर है, लॉक ने शानदार क्रांति या ग्रेट रिवॉल्यूशन, जिसको कि हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं, उसका समर्थन किया है। और इंग्लैंड की शानदार क्रांति कब है? 1688 में हुई थी। इसको रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति की प्रमुख विशेषता है कि इसके अंतर्गत बिना युद्ध के ही सत्ता परिवर्तन हुआ था, और लॉक ने इस क्रांति का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य राज्य विहीन समाज की स्थापना करना है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या प्रतिपादित करता है? तो आप बताइए दोस्तों, राज्य के जो सामाजिक उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये प्रतिपादित करता है
यहाँ पर चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो लगेगा कि राज्य बनने से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। और सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो तीनों ही विचारक हैं, महत्वपूर्ण विचारक, हाब्स, लॉक और रूसो, इन्होंने अपने विचारों में प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। हालांकि उनकी प्राकृतिक अवस्था एक दूसरे से भिन्न थी, लेकिन सामाजिक समझौता सिद्धांत ये मानता है कि राज्य बनने के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि किसके द्वारा की गई है? तो ये परिषदीय आंदोलन के द्वारा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि मध्य युग में सबसे उत्तम सत्ता का केंद्र चर्च था और राज्य की सभा भी उसके अधीन और नियंत्रण में थी। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित थी। इस विचार की पुष्टि परिषदिक आंदोलन के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान से है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, सही है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सही है। अनुच्छेद 25, तो दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, ये सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 25 का संबंध अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण या प्रचार करने की स्वतंत्रता से है। तो अनुच्छेद 23 ये मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध को प्रदर्शित करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मिलान के लिए आपको दिया गया है। और आप अगर जो अनुच्छेद हैं तो शुरुआती अनुच्छेद आपको याद रहने चाहिए दोस्तों, और ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप अगर जो अनुच्छेदों के बारे में बात करें तो आपको लगेगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समता की बात करता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार की बात करता है। और अनुच्छेद 25 जो है दोस्तों, ये अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जबकि 23 इसमें सही दिया है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य का विचार प्राप्त किया गया है कहाँ से? तो ये आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सोवियत संघ यानी सोवियत समाजवादी गणतंत्र से लिए गए हैं। सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। मौलिक अधिकार अमेरिका से और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये अनुच्छेद 32 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? अनुच्छेद 39 से निःशुल्क विधिक सहायता, देखिए ये आपका सही सुमेलित है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम का अधिकार, सही सुमेलित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। अनुच्छेद 13 विधि के समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता का विचार अनुच्छेद 14 में है, न कि अनुच्छेद 13 में। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध के कानून के अधीन किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है, आपको बताना है। तो सही है 3 माह तक। दोस्तों देखिए, संविधान के अनुच्छेद 22C के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे 3 माह तक बिना कारण बताए जेल में निरुद्ध रखा जा सकता है। और निवारक निरोध के कानून के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक ही बंदी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में सही क्या है? तो सही बात यह है कि ये न्याय योग्य नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। नीति निर्देशक तत्व सभी तत्व प्रकृति में नैतिक होते हैं जो न्याय अथवा न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो ये आप जानते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नागरिकों को रोजगार और राज्य के अंतर्गत नियुक्ति के समान अवसर की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य के अंतर्गत सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान या इनमें से किसी भी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड सभा, ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है लॉर्ड चांसलर, स्पीकर, महान्यायवादी या प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड चांसलर। दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च विधायी संस्था है और संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स दो सदन हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स लॉर्ड सभा की अध्यक्षता जो है लॉर्ड चांसलर करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई हैं? तो अनुच्छेद 19 है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत जो है कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। और अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित है? आपको बताना है। तो ये है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? तो ये देखिए, आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। और आप जान लीजिए कि भारतीय संसद ने नागरिकता संबंधी जो अधिनियम रहा है 1955 इसको लागू किया, और ये 1957, 1960, 1985, 1986, इसके अलावा 1992, 2003, 2005 और 2015 में इसमें संशोधन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो ये सर्वाधिक ऋणी है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के वर्तमान संविधान का मुख्य स्रोत है। ये अधिनियम बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज था और भारतीय संविधान के अधिकतर प्रावधान और अनुच्छेद इसी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? तो वित्त विधेयक अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 में वित्त विधेयक का उल्लेख है और राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद किसमें? तो ये है अनुच्छेद 109 क में उपबंध है, किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और आप जानते हैं सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, छठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र, 8वीं में भाषा और 9वीं में भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 3, 4, 2 और 1 देखते हैं। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कैबिनेट मिशन ऑप्शन बी,
संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत से और 93 देसी रियासतों से होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद ये संख्या जो है ये परिवर्तित हो गई थी। अगला प्रश्न, और इस वीडियो का सबसे आसान सा प्रश्न है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित था? तो ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध या नगर पालिका संबंध कहा जाता है? तो उत्तर है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। आप देख लीजिए कि भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति अत्यंत शक्तिशाली है। इस संबंध में राज्यों की तुलना में केंद्र को वित्तीय मामलों में काफ़ी वर्चस्व है। यद्यपि वित्तीय विषयों का बंटवारा दोनों के बीच किया गया है, लेकिन वित्तीय स्रोतों का आवंटन जो है केंद्र के पक्ष में अधिक है। इसलिए कुछ आलोचकों ने राज्य की स्थिति की तुलना नगर पालिकाओं से की है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में किसने भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल या अर्धसंघी कहा है? तो ये हैं के.सी. व्हीयर। दोस्तों, के.सी. व्हीयर ने भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्धसंघात्मक या अर्धसंघी व्यवस्था कहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख करता है? तो ये है भाग 11। दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख भाग 11 में है। अगला प्रश्न है, किसने संसदीय शासन व्यवस्था की ये परिभाषा दी है कि संसदात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है? तो उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि संसदात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा दिए गए विकल्पों में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? बहिष्कार, लॉबी प्रचार, विधि अभियोग या शांतिपूर्ण प्रदर्शन? तो सही उत्तर है लॉबिंग या लॉबी प्रचार। ये अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा लॉबिंग विधि प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है कि एक कठोर संविधान क्या होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, एक कठोर संविधान वो होता है जिसमें संशोधन जो है विधि निर्माण की प्रक्रिया से, सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से संशोधित न हो। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है? केंद्र शक्तिशाली होता है, केंद्र राज्यों की अपेक्षा कमजोर होता है, केंद्र और राज्य समकक्ष होते हैं और केंद्र और राज्य अपने संबंधित क्षेत्र में सर्वोच्च होते हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों एक केंद्रीय सत्ता होती है, समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं और केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष ऑस्टिन के एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत से नहीं निकलता है? राज्य का सकारात्मक कानून निश्चित कार्य करने की सामान्य आज्ञा है, बिल्कुल सही। संप्रभुता का वैधानिक रूप से 2 अथवा 2 से अधिक लोगों में विभाजन नहीं किया जा सकता। समुदाय सुसंबद्ध है, समुदाय स्वतंत्र नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुदाय सुसंबद्ध है। ये ऑस्टिन के एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत से ये जो निष्कर्ष है नहीं निकाला जा सकता। अगला प्रश्न है, बहुलवाद के समर्थक ये मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए, इसका कारण क्या है? देखिए, ये समझौते का परिणाम है, ये शक्ति की उपज है, ये दैवी सृष्टि है या विश्व शांति में सहायक नहीं है। तो सही उत्तर है यह शक्ति की उपज है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बहुलवादियों के बारे में आप जानते हैं, राज्य और समाज को ये भिन्न मानते हैं, राज्य को सामाजिक संघों में एक संघ मानते हैं। उनका मानना है कि सत्ता में अन्य सामाजिक समूह भी होने चाहिए। अगला प्रश्न है, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, तो कौन है? ये हैं बहुलवादी विचारक। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए, किस समिति के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की संस्तुति की गई थी? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति।
दोस्तों, भारत के संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया और इसके लिए 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 51 क के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 61 और हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं इस प्रैक्टिस सेट के। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? तो उत्तर है आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग जो है ये समान कार्य के लिए समान वेतन है। अनुच्छेद 39 घ के अनुसार जो है नीति निर्देशक तत्वों में पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार ने आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने आदि की स्थापना करने का प्रयास किया है। आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। देखिए, सुमेलन दिखाना है भारतीय जनता पार्टी सन 1981 सही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी सन 1998। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप अगर जानते हो तो बताइएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1998 को। 1 जनवरी 1998 को जो है दोस्तों ये हुई थी। सही है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, ये अन्य विकल्प गलत हैं। पूछा गया है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी सही सुमेलित है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1 जनवरी 1998 से की गई है और यही आपसे पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली अधीनस्थ सेवा और मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वारा राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए ये श्रृंखला और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।